जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम लोग एसके झा बुक सॉल्यूशन को देख रहे हैं। तो इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, उसके हम लोग संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक जोड़ देखने का प्रयास कीजिएगा। इस बुक की खास बात यह है, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सेशन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? नदी, वन, रेगिस्तान और बगीचा। तो यहाँ पे बता देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो यहाँ पे बगीचा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है वह प्राकृतिक पारितंत्र होता है, नदी भी जो है प्राकृतिक पारितंत्र होता है और रेगिस्तान भी होता है। लेकिन हम लोगों से प्रश्न में पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो अब बगीचा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बगीचा को जो है हम लोग लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में या मोनोसाइट में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में जो है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे थर्ड प्रश्न है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? जल, वायु, कीट या उपरोक्त सभी। तो ये होता है उपरोक्त सभी के द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। जल के भी द्वारा जो है, और वायु और कीट, ये सभी के द्वारा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे दिए होंगे। तो जो भी दोस्तों बी के साथ जा रहे हैं, मेंडल जी के, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग दर्शाया था? तो मटर के पौधों को जो है वह अपना प्रयोग दर्शाए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, क्या शार्क का, सैलामेंडर का, टोड का या टर्टल का? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह किसका होता है? तो फिफ्थ प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह शार्क का जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? तो ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी कि तेल का प्रचुर स्रोत होता है? गेहूँ, राई, सोयाबीन या सरसों। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का, वह सोयाबीन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एक दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इसका आंसर दिए होंगे कि दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो जो भी दोस्त राइजोबियम नामक जीवाणु बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण होते हैं? नेत्र का बाल, शरीर का वजन, त्वचा का रंग और बालों का प्रकृति। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण होता है? तो वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर का वजन हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की
क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्पादक वर्ग में आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो 9 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। और इसमें जो है सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछ लिया जाता है कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या 6 होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो है एकल बंध से यह बंधी रहती है। और मीथेन को जो है पंख गैस या मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो बायोगैस ये कहे या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो वह मीथेन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो 10 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली पोषण विधि हो जाएगा। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्तों अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, सेशन अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न है कि तने में केबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बढ़ने वाली कोशिकाएं डैश है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि तने में केबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बढ़ने वाली कोशिकाएं जो होती है वह कैसी होती है? तो देखिए 11 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये द्वितीयक जाइलम होती है। और जाइलम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में पानी को पहुंचाना विभिन्न अंगों तक, ठीक है। और फ्लोएम का जो है वह भोजन प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12 प्रश्न है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? क्या बी लसिकाणु और लाल रुधिर कणिकाएँ, टी लसिकाणु या श्वेत रुधिर कणिकाएँ? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वह हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाणु, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक दोस्तों एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है? एड्स में टेस्ट भी पूछ लिया जाता है कि एड्स में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है? तो वह एलिसा नामक टेस्ट लगता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एलिसा नामक टेस्ट जो है वह एड्स में लगता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स जो है वह वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण जो है वह एड्स से उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 14 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कि क्या यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वह मेंडल ने किए थे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक पारितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियमित करने वाला कारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति और डी है सभी। तो यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज होता है, यानी कि इनमें से सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा? तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का क्या होना चाहिए? तो ये होता है ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है बकरी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। और घास क्या होता है? तो घास जो होता है यह उत्पादक के रूप में होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, उत्पादक, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 58वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह फिनाइल पायरुविक अम्ल होता है। ठीक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए। एक्स वाई जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जोड़ा में पूछे तो वह 23 जोड़ा होती है। यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 23 जोड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जो है वह जुड़ी होती है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण यह सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डाइसल्फाइड बंध से जो है वह जुड़ी हो रहती है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त अगर नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों में ये वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रश्न है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने भी प्रयास विशेषक चयनित किए थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। तो 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 7th हो जाएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 22वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि जीव जो तापमान में व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि जीव जो तापमान में व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। तो देखिए 23वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह पृथु तपाकपी कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न लेक ओपरन या रेक प्रचालक बना होता है। तो यहाँ पे लेक ओपरन बना होता है किससे। तो 24वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 25वां प्रश्न है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इससे रिलेटेड हम लोग 5 से 6 प्रश्नोत्तर को जानने वाले हैं। तो स्कर्वी नामक रोग जो है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो पहले इसका आंसर जानेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी नामक रोग होता है जिसे रात में नहीं देख सकते हैं। तो रतौंधी नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों रेटिनॉल। इसमें गाजर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रमुखता से पाया जाता है। तो वह विटामिन ए पाया जाता है, याद रखेगा। विटामिन बी से होने वाला रोग कौन सा होता है तो वह बेरी नामक रोग होता है, यह भी याद रखेगा दोस्तों कि बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो वह होता है रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। इसमें जो है सूर्य के प्रकाश की प्रमुखता माना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 2 हम लोगों से विटामिन बच गया, विटामिन के और विटामिन ई। विटामिन के कमी से रक्त का थाका ना होना, ये भी पूछा जाता है कि रक्त के थाका ना होना किस विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन के और विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आगे दोस्तों जान लेते हैं इसका रासायनिक नाम। तो टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। तो
इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन नामक रोग होता है जो कि स्त्रियों में होता है, और इसके कमी से होता है नपुंसकता। नपुंसकता जो है वह पुरुषों में होता है, ठीक है। तो ये विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कर्विंग नामक जो रोग होता है वह विटामिन सी के कमी के कारण होता है। वह स्किन से रिलेटेड होता है, यानी कि चमड़े से। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक करता है। ये प्रश्नोत्तर बेहद ही आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कि जल से बाहर अगर मछलियों को निकालते हैं तो वह मर जाती है क्योंकि क्या होता है कि वह सही से सांस नहीं ले पाती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 58 प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इनमें से कौन सा हो जाएगा। पैर की हड्डी होती है क्या, खोखली होती है, ठोस होती है, सरंध्री होती है, कीलक होती है। तो यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो ये होती है खोखली होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, यह भी याद रखें, जो कि जांघ में पाई जाती है। और यहाँ पे प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि कर्क कोशिकाएं वो की भीति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो यहाँ पे सेलुलोज, सुबेरिन, लिग्लिन और क्यूटीन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कर्क कोशिकाओं की भीति पर जमा हुआ पदार्थ कौन होता है। तो 30वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह लिग्निन होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जैव विविधता शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम, के एडवर्ड विल्सन, हेमबोल्ट, वाल्टर रोजन और सी शर्मा। तो देखिए जैव विविधता शब्द जो है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो वाल्टर रोजन के द्वारा जो है यह शब्द दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखिए 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि सी में इस प्रश्न का आंसर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाला स्थिति का वर्णन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वह होता है वह निर्जलीकरण होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका क्लास का पीडीएफ जो है आपको आंसर की के साथ दे दिया जाएगा ताकि आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ही ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा 34 का वह हो जाएगा वह इबोला हेमरेज बुखार जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मच्छर काटने से नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पायरोनिन वाई, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि किसको जो है कोशिका का पावर प्लांट यानी कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर आप दे दिए होंगे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसे ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका का जो है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आप सभी का आंसर जरूर ही आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे बता देना है, चारों ऑप्शन को सही से देख लीजिए कि जिसमें जो है गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहते हैं यानी कि नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 37वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह टेलोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और जो भी दोस्तों अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण होता है, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए, प्रणाब स्तंभ का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 38वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह नागफनी होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि मनुष्य के एक कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य के एक कंकाल में कितनी अस्थियाँ होती है। तो 39वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और 206 होती है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बता देना है कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा जो है वह विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लीजिए, नर का पूछा गया है तो नर प्रजनन तंत्र यानी कि पुरुष का बात किया गया है, ठीक है। तो पुरुष का बात किया गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 40 का, वह हो जाएगा ये प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, बिल्कुल सही बात है। टेस्टोस्टेरोन भी होता है, शुक्राणु भी होता है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कौन से जंतु जो है चिरडिम्बता दर्शाता है। तो ऑप्शन आप देख ही लिए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अम्बा स्टोमा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि नेचुरल सिलेक्शन का जो है जो सिद्धांत जो था वह किसके द्वारा जो है वह प्रतिपादित किया गया था। तो 42वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन के जो द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था। और न्यूटन बाबा के द्वारा क्या दिया गया था, तो गति के 3 नियम दिए गए थे, प्रथम, सेकेंड और थर्ड। थर्ड नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि थर्ड नियम किससे संबंधित है, तो प्रत्येक गति के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। और बल की परिभाषा जो है वह प्रथम नियम से मिलता है। और बल का जो व्यंजक है ए बराबर एम ए वह द्वितीय नियम से मिलता है, ये भी याद रखेगा दोस्तों। तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक भी होता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और मेंडल के तो जानते ही हैं कि आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है इन्हें, और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है मटर के पौधे पर अपना प्रयोग दर्शाया था। और आइंस्टीन के से रिलेटेड कौन सा प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, तो वह ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया ये महत्वपूर्ण व्यंजक, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस मिट्टी में कोशिका जो है वह सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 43वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो देखिए 44वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा वह बलुई मिट्टी में मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा जो है वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो वह स्टीविया जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एड्स रोग का जनक है एक, तो एड्स से
जो होता है वह विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है, हम लोग पहले ही देखे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जीवाणु के खोजकर्ता कौन है पूछा जाता है, तो ल्यूएन हॉक के जीवाणु के खोजकर्ता है ल्यूएन हॉक। ठीक है, ये हम लोग जान ही चुके हैं। ल्यूएन हॉक के द्वारा जो है वह बैक्टीरिया की खोज किया गया था, और जीवित कोशिका की जो खोज है वह भी ल्यूएन हॉक के द्वारा ही किया गया था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज। वैसे बात करें सिर्फ अगर प्रश्न में रहेगा कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कोशिका का खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। और प्रश्न में आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो वह ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौवा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कौवा का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखें दोस्तों, माइकोलॉजी जो है वह कौवा का अध्ययन कहलाता है, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह फाइकोलॉजी कहलाता है। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और कौवा और शैवाल के मिश्रण से किसका निर्माण होता है, तो लाइकेन का निर्माण होता है, जो कि वायु प्रदूषक के रूप में यह कार्य करता है। लाइकेन का निर्माण होता है कौवा और शैवाल के मिश्रण से। और इसमें जो है प्रमुख गैस क्या होते हैं, तो SO2 इसमें प्रमुख गैस से होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड इसमें वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। यह भी याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एड्स जो रोगजनक होता है वह वायरस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि मानव के रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे विडॉल टेस्ट का बात किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो विडॉल टेस्ट किस में लगता है, तो ये लगता है टाइफाइड में लगता है। टाइफाइड जो होता है ये होता है जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। ये भी याद रखिए दोस्तों, जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है, और इसमें जो है विडॉल टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि मानव शरीर के रुधिर का विडॉल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो यहाँ पे 47 प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 प्रश्न का, ये साल्मोनेला नामक टाइफी के द्वारा ये जीवाणु के कारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि मनुष्य के कौन सा जो भाग है वो मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में कौन सा नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 प्रश्न का वह शुक्रवाहिनी, ये तो होता है पुरुषों में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो, कम, ज़्यादा, बराबर या ज़्यादा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये कम होता है। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जो ही कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे जो ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो जीव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन का क्या होता है, तो यहाँ पे 50 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह उन्नत खनन गुणवत्ता होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अस्थानिक मूल पाई जाती है। तो यहाँ पे 51 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बरगद के वृक्ष जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 52 प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि आँख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो नेत्र श्लेष्मा, रंजित पटल, दृष्टि पटल या श्वेत पटल। बाहर से अंदर तक इन स्तरों का सही क्रम, यानी कि बाहर से अंदर यहाँ पे दर्शाना है। इस प्रकार से आँख होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक। ये इस पर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है। तो देखिए बाहर से क्या पूछा है, बाहर से अंदर तक इन स्तरों का सही क्रम क्या होता है। तो 52 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये होता है श्वेत पटल होता है, सॉरी पहले दृष्टि पटल होता है। तो ये पहले दृष्टि पटल होता है, उसके बाद नेत्र श्लेष्मा होता है, उसके बाद जो है वह रंजित पटल होता है, उसके बाद श्वेत पटल होता है। यानी कि चार यानी कि 3 यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो 4 पहले यहाँ पे, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद ये 5 होता है, यानी कि ये होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिरपण का, वो होता है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक जो है न्यूक्लियस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि डैश वह पदार्थ है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौवन का, वह होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजियोस्पर्म जो है वह पादप है जो जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है CO2 और H2O, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। तो देखिए 55वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ग्लूकोज देता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि धड़कन की बात किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हृदय स्पंदन होता है मनुष्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 56 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है प्रति मिनट के हिसाब से। और यहाँ पे 57वां प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह क्या होता है। तो ये जो मस्तिष्क ज्वर होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया यानी कि बी यानी कि जीवाणु होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोगों से ज़्यादातर पूछा जाता है कि कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है। तो वह जो होता है वह रेबीज नामक रोग होता है, रेबीज। और रेबीज नामक जो रोग होता है वह किस वायरस के कारण होता है, यानी कि वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ये भी याद रखें, विषाणु के कारण जो है वह रेबीज नामक रोग होता है। और यह जो होता है रेहेबडो वायरस के कारण होता है, रेहेबडो वायरस। ठीक है, तो हम लोग आसानी से जान चुके हैं कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह जो होता है वह बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है, ये भी याद रखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रेबीज जो होता है इसमें जो है डर लगता है पानी से, यानी कि जो गौरज होता है, बादलों की जो गौरज होता है उससे डर लगता है। और इसमें पानी से डर लगता है, यानी कि याद रखेगा दोस्तों, हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग आसानी में से जो कहते हैं वो कहते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है रूपांतरित तना हो जाएगा, शकरकंद, आलू, गाजर या मूली। रूपांतरित तना का अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा तो आलू जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और केंचुआ में क्लेटम खंड होते हैं। तो केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो केंचुआ में क्लेटम खंड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 का, वह होता है सी, यानी कि 14, 15, 16 और 17 होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। तो 61वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा होते हैं। तो 62वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं। तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, वह होता है ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संवहनी पौधे में पानी किसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधे में पानी किसके ऊपर जाता है। तो 65वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जाइलम टिश्यू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और RNA यानी कि RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। तो RNA का मुख्य कार्य क्या होता है।
तो इसका जो राइट आंसर 66 का वो होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है मुख्य कार्य, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, लेमोमाइसिटिन और पेनिसिलिन और नेबोजिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो दवा है वह एक पीड़ाहारी है। तो 67 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नॉलिजिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो बाघ, खेल, चमगादड़ या छिपकली। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राणी है वह स्तनधारी नहीं है। तो 68वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के साथ जाएंगे, खेल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे फूलों का संवर्धन विज्ञान के क्या कहते हैं, तो फूलों का संवर्धन विज्ञान के नाम से किसे जानते हैं, तो फूल से ही रिलेटेड है फ्लोरिकल्चर। ठीक है। फ्लोरिकल्चर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीनियस के द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की वीडियो आने वाली है, तो आप सभी जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।